नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्यारे पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी व्याकरण में संधि नामक प्रकरण के ऊपर अभ्यास करेंगे। ये अपने आप में शब्दों की विवेचना के लिए या भाषा में हिंदी व्याकरण में आए हुए शब्दों का सरलार्थ करने के लिए या उनको ठीक ठीक समझने के लिए आवश्यक प्रकरण है। इससे हम किसी भी कठिन से कठिन शब्द का तो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी हम उसके संधि करके यानी उसके टुकड़े करके उसको अलग अलग करके शब्दों को और उनका मिलाप से फिर हम उसके अर्थ को सरल रूप में ले सकते हैं या यूँ कहो समझ सकते हैं। जैसे महोत्सव, अब इसमें जब हमें संधि करने का ज्ञान है तो हम इसकी संधि करेंगे। एक मर्तबे मान लो हमारे महोत्सव सब समझ में नहीं आया तो हम करेंगे महाजोड़ उत्सव बराबर महोत्सव, यानी महा माने बड़ा उत्सव माने कोई भी कार्यक्रम, खुशी का कार्यक्रम। अतः इसका शब्द अर्थ समझ में आ गया। मैं वनौषध या वनौषधि तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब इसका विच्छेद किया गया वन जोड़ औषधि, भाई जंगल की दवा, और बात समझ में आ गई। इसलिए संधि अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके सहारे से हम कठिनतम शब्दों का भी सरलार्थ करके और भाषा को सहजी रूप से समझ सकते हैं। अब इस पर थोड़ा विवेचन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे कि संधि क्या है और ये कैसे की जाती है, कैसे इसके नियम हैं, कितने इसके भेद हैं, इत्यादि बातों पर आज हम विचार करेंगे। इसमें सबसे पहली बात है संधि की परिभाषा, यानी संधि कहते किसे हैं, संधि क्या है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें एक प्रकार का विकार यानी बदलाव पैदा होता है। अतः जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इस विकार को या दो शब्दों के मेल को या इससे उत्पन्न बदलाव को ही संधि कहते हैं, या यही विकार संधि कहलाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा आप अपने हिसाब से जमा सकते हैं। अब आगे आया संधि विच्छेद क्या है, यानी अलग अलग शब्दों को मिला करके संधि करना कहलाता है, और शब्द का अलग अलग शब्दों को करके उनका विच्छेद करना, विच्छेद का मतलब अलग अलग करना जो है, ये संधि विच्छेद कहलाता है। दिए शब्द को यानी दिए शब्द को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महेश का संधि विच्छेद हुआ महा जोड़ ईश, यानी आ और ई, महा में आ आया अंत में, ईश में ई आई, और दोनों का मेल हुआ तो ये आई बन गया, अर्थात शब्द बना महेश, ये बन गया ये। तो ये संधि विच्छेद और संधि करना ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई। मन है जोड़ बल, अब यहाँ ये विच्छेद है, मन है बल बल, और यहाँ स्वर विसर्ग संधि में नियम है कि विसर्ग हो और उसके बाद में कोई स्वर हो तो वो ओ हो जाता है। जैसे मन है जोड़ बल बराबर मनोबल, गण जोड़ ईश बराबर गणेश, और इस तरह से इसका संधि विच्छेद या विच्छेदित शब्द को पुनः मूल रूप में लाना, ये क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ हम इससे आगे बढ़ेंगे संधि के भेद। संधि के भेद में मुख्य रूप से संधि के तीन भेद किए हैं विद्वानों ने। पहला भेद है स्वर संधि, यानी स्वरों स्वरों का मेल हो, जैसा कि हमने
स्वर और व्यंजन जो पढ़े थे वर्ण विचार में, उसमें पढ़ा था स्वर 11 होते हैं और उन्हीं का आपस में मेल हो वो स्वर संधि कहलाती है। फिर व्यंजन संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में यह है कि जहाँ व्यंजनों का मेल हो, एक तरफ चाहे स्वर हो और एक तरफ व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाएगी, या दोनों तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि है ही है। ऐसी स्थिति में व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि। अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, अंत में अह शब्द जो आया इसमें विसर्ग है। अतः विसर्ग के मेल से, आगे के आए हुए स्वर या व्यंजनों के मेल से जो शब्द विकार उत्पन्न होता है और उनकी संधि विच्छेद करके या संधि करके हम उन शब्दों का आशय निकालते हैं या उनका अर्थ समझते हैं, वो होती है विसर्ग संधि। तो इस तरह से संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम इस पर विचार करेंगे। स्वर संधि के 5 भेद किए विद्वानों ने और 5 भेदों में अलग अलग नियमावली है, जिसके आधार पर हम कठिन से कठिन शब्द को भी विच्छेद करके समझ सकते हैं और या उसका नियमानुसार विच्छेदित शब्द का मूल शब्द में आ सकते हैं। इसके स्वर संधि के 5 भेद माने गए। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा यण संधि, 5वां अयादि संधि। अर्थात 5 संधियों का नाम आप सूत्र के रूप में यूं भी याद रख सकते हैं कि दीर्घ गुण से वृद्धि, दीर्घ गुण से वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि और फिर यण अयादि। ये इस तरह से 5 का नाम याद रखते हुए स्वर संधि के 5 भेद हुए। अब इनकी कुछ नियमावली है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और हम इसके ऊपर अपन आज अभ्यास करेंगे कि किस नियमावली से किन किन वर्णों के मेल से, किन किन स्वरों के मेल से कौन सी स्वर संधि का विकास हुआ और कैसे उस शब्द को प्रयुक्त करके हम काम में ले सकते हैं। देखिए, श्यामपट पर मैंने इसके लिए लिखी हुई बातें हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद में नियम आगे आएंगे, बताएंगे। दीर्घ संधि, पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या नियम है? समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात यूं कहो, यदि अ आ ई उ के बाद, यानी ये 6 स्वर हैं, इनके बाद वे ही लघु छोटे या दीर्घ बड़ी मात्रा वाले स्वर आते हैं तो क्रमशः आ ई उ, यानी आ का आ, ई और बड़ी ई का ई और उ का उ, ये तीनों बड़े बड़े जो हैं ये हो जाते हैं आ ई उ। जैसे भोजन प्लस आल, अब भोजन में आया अंत में अ और ये आया आ, अ और आ दोनों का मेल होने से ये आ स्वर बन गया। जैसे भोजनालय। गिरी जोड़ इंद्र, ई और ई के मेल से गिरीन्द्र। और इसी तरह से अनेकों शब्द आपके सामने आएंगे जिनका आप अभ्यास करते रहिए और आपका ये दीर्घ संधि जो है, जिसमें दीर्घ का नाम है बड़े का हर्ष, और दीर्घ हमने 2 तरह के बड़े हैं। बड़ी मात्रा को दीर्घ कहते हैं, छोटी मात्रा को हर्ष कहते हैं, या इसको छोटी बड़ी के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये पहला भेद हुआ दीर्घ संधि। दूसरा हुआ गुण संधि। इसके नियम सीधे से है अ या आ के बाद में ई या ई, उ या उ या री, यानी ये 2 वर्ण हैं अ आ, इनके बाद में, इन स्वरों के बाद में ई उ या उ री आए तो मिलकर क्रमशः, क्रमशः का मतलब ए ओ और अर हो जाते हैं। इनका ए ओ और
अर हो जाते हैं। जैसे शब्द हैं सामने, देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, अर हो गया। और वह अ और ई मिल करके आई हो गई, देवेंद्र, ये हो गया, देवेंद्र शब्द बन गया। गण जोड़ ईश, यहाँ अ है और ये ई है, अ और ई के मेल से ये हो गया गणेश। रमा जोड़ ई, आ और ई, आ और ई के मेल से इस आ और इस ई के मेल से शब्द बना रमा जोड़ ईश बराबर रमेश। वीर जोड़ उचित, ये अ है इसमें और ये ऊ है, अ और ऊ के मेल से ओ बन गया, अतः वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित। और अंतिम शब्द है महा जोड़ ऊ, आ और ऊ के मेल से ओ बन गया, शब्द बन गया महा जोड़ उत्सव बराबर महोत्सव। और इस तरह से हमने देखा कि गुण संधि में इन अ और आ के वर्णों के बाद में ई या ई, ऊ या ऊ या री आए तो इनका इस तरह से संधि विच्छेद या मूल शब्द में पुनः आना, इस तरह से अभ्यास में हम आ सकते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। स्वर संधि में तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि मानी बढ़ोतरी। यहाँ तो था दीर्घ में तो था बड़ी मात्रा आना, और इसमें शब्द की वृद्धि यानी वर्ण की वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ भी अ या आ है, यहाँ भी अ या आ है, तो वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या आई हो तो आई हो जाता है। और यदि ओ या औ बड़ी मात्राएं हैं हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है, एक मात्रा आगे बढ़ जाती है। जैसे 1 + 1, इसमें अ आया और इसमें ए आई, और ये अ और ए मिल करके आई हो गई, अतः इसकी संधि एक एक न होकर के एक एक दोनों मात्रा हो जाएगी। 1 + 1 बराबर 1 1। फिर परम प्लस ऐश्वर्य, यहाँ अ आया अंत में और इस स्वर संधि में ये आई, इन दोनों का मिलकर के आई हो गया। जैसे परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य। और सदा प्लस एव, आ और ए के मेल से आई हो गया, अतः शब्द बन गया सदा प्लस एव बराबर सदैव। और परम प्लस ओज, यहाँ अ है और यहाँ ओ है, इनके मेल से अ और ओ के मेल से औ हो गया। जैसे ये रहा परम प्लस ओज बराबर परमोज। और इस तरह से तीसरे नियम के तहत हमने वृद्धि संधि का अभ्यास किया। इसके बाद में चौथी संधि है यण संधि। यण संधि में ये कि आगमन होता है। जैसे यण संधि का नियम है, यदि ई और बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ये तथा ऊ का वह हो जाता है। ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा जटिल पड़ेगा ये यण संधि में, लेकिन इसको जब सोचेंगे बार बार अभ्यास करेंगे तो अभ्यस्त हो जाएंगे हम। यण संधि में ई और बड़ी ई के या ऊ के तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इनसे भिन्न स्वर आए तो ई और ई का तो ये हो जाएगा तथा ऊ और बड़े ऊ का वह हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। जैसे अति जोड़ अधिक, यहाँ ई और अ के मेल से अत्यधिक ये हो गया, यानी ये रलब्बा का ये वर्ण आ गया अति जोड़ अधिक, जबकि यहाँ ये नहीं था, ये आ गया अत्यधिक। और ये हट करके ई और अ बन के ये बन गया और ये मात्रा जो कि चुल रही अत्यधिक। इसी तरह से अति जोड़ उत्तम, अब ये ई और ये ऊ मिल करके यू हो गया, ये की उत्पत्ति हो गई, यानी ये के साथ ये ऊ लग गया, तो ये हो गया अत्युत्तम। अति जोड़ उत्तम बराबर अत्युत्तम। और सु ऊ और आ, इसमें सु में ऊ है छोटा और ये आ है, सु प्लस आगत, तो ये वह की उत्पत्ति हो गई। यहाँ ऊ और अ मिल करके वह बन गया स्वागत।
और इसके आगे का शब्द है पितृ, यानी री आ जाए, री आ जाए। नियम में आ रहा है कि री तथा री आए, यानी ई उ और तथा री ये आए तो पितृ, इसमें री आया, जोड़ा गया। री और आ का मेल जो है त्रय बन गया, पितराज्ञा। और इस तरह से ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा यण संधि का, लेकिन जब आप इसको बार बार अभ्यास में देंगे तो कोई कठिन नहीं है, ये ठीक समझ में आ जाएगा। ये यण संधि के नियम है। और पांचवी संधि फिर बताई है अयाज्य संधि। ये अपने आप में इन चारों से भिन्न है। यदि ए या आई, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अये और ऐ का आय तथा ओ का अव तथा औ का आव, बस यारी शब्द हैं ये हो जाते हैं। याद करिए, अयाज्य संधि में जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ में निकल रहा है अये 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 ये वह आदि संधि, इसकी परिभाषा ये बनाई गई कि इसमें ये वह आव अब आदि शब्दों के आगमन होता है। तो सीधी सी बात हुई, यदि ए या ए आई, ओ या औ चार वर्ण हुए, ए या आई, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अये, ए का आय, ऐ का आय तथा ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे शब्द मैंने नीचे दिए हैं उदाहरण के रूप में, ने प्लस अन बराबर नयन, नई प्लस अख नायक, ऐ और ए मिल करके आ हो गया, आय हो गया, इसलिए नई प्लस अख नायक। पो प्लस अन पवन, ओ और ए मिल करके वह हो गया पवन। और इसी तरह से पौ प्लस अख, अब औ और ए मिल करके आव हो गया पावक, पौ प्लस अख बराबर पावक। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए स्वर संधि के पांचों भेद हमारे सामने आए। आप इनको उतारिए, समझिए, सीखिए। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे व्यंजन संधि, यानी व्यंजन संधि क्या है, किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा है, इसका अभ्यास करेंगे। अब हम स्वर संधि के अध्ययन समापन के बाद अभ्यास करेंगे व्यंजन संधि, इसके भेद विभेद और इसके नियम। यहाँ शामपट के ऊपर मैंने लिखा है, इसके कुछ भेद नहीं है। व्यंजन संधि का जहाँ तक सवाल है, स्वर संधि की तरह से जैसे वृद्धि संधि, यण संधि, अयाज्य संधि आदि उसके भेद थे, यहाँ इसमें कोई भेद नहीं है। कुछ एक नियम है जिनको आप ध्यान में रखिए। जो नियमावली मैंने आपको दे रहा हूँ तदनुसार आप उसका विच्छेद या विच्छेद किए गए शब्दों का संधि शब्द बना सकते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग में क, च, ट, त, प के बाद, बस याद रखने की बात इसमें यह है कि व्यंजनों में हमने जो 33-34 व्यंजन पढ़े थे, उसमें क, च, ट, त, प, तक, और इसी तरह से इनके साथ ही उष्म और ये वर्ण सीखे थे, व्यंजन सीखे थे। तो यहाँ प्रत्येक के साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग मुख्य हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या ये रल्लव का कोई वर्ण आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कौन कौन सा, ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। जैसे उदाहरण में शब्द हैं दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज। यहाँ ध्यान करिए, ये क
क वर्ग का पहला वर्ण है दिक्, और उसमें ग जो है उसी का तीसरा वर्ण है। तो यहाँ ये नियम बना कि पहले वर्ण को ये तीसरा वर्ण जो है ये अपने में बदल देगा, अर्थात इस क का भी ग होकर के शब्द बन गया दिग्गज। बस यही नियम याद रखिए आप कि पहले वर्ण के बाद यदि तीसरा वर्ण है तो वो पहले वर्ण को भी तीसरा वर्ण में बदल लेगा, सत जोड़ वाणी। अब ये तय है और यहाँ वह है, अतः ये रलवा का वर्ण होने से ये सत जो है पहला वर्ण तय वर्ग का, ये उसी के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, अर्थात तय थ द में बदल जाएगा। तो ये सत जोड़ वाणी, इसके संधि करने से हुआ सदवाणी। अब नियम है इसमें, आप ये न सोचेंगे सद कहाँ से आ गया, तत् जोड़ रूप। अब ये तत् जो है ये तय वर्ग का पहला वर्ण है और ये रूप ये रलुभ का है, इसलिए याद रखो ये जो है इस तत् को तीसरे वर्ण में तय थ द में बदल देगा, तद्रूप। तद्रूप, तद्रूप नहीं तद्रूप। फिर है जगत प्लस नाथ या आनंद, जगत प्लस आनंद। अब ये तय वर्ण का तय वर्ग का पहला वर्ण है तय, और यहाँ आ गया आ, अतः इसमें निश्चित बात है कि ये स्वर आने से और उस तय वर्ण का तीसरा वर्ण बना लेगा, अर्थात जगदानंद आदि। ये व्यंजन संधि का पहला नियम हुआ, जिसमें सीधा सा याद रखिए कि पहला वर्ण हो तीसरा वर्ण उसके साथ हो तो वो तीसरे रूप में पहले वर्ण को ले लेगा। सरल सा और सादा सा नियम है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, क च ट त प के ध्यान में रखते हुए। दूसरा नियम है जी, वर्ग का पहले वर्ण के बाद अपने वर्ग के पंचम वर्ण के आने से पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे इसमें पहले नियम में तीसरा वर्ण बनाता था, यदि उसी वर्ण का पांचवा वर्ण है तो वो भी अपने पहले वाले पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदल लेगा। जो सरल सी बात हुई, दूसरे में पांचवा वर्ण है तो पांचवें में बदल देगा। जैसे नियम है, यदि वर्ग का पहले वर्ण के बाद अपने वर्ग में पंचम वर्ण के आने से पहला वर्ग अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, जैसे जगत प्लस नाथ। अब यहाँ ये तय जो है ये हमें ये बता रहा है कि तय न वर्ग का पहला वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। तो यहाँ याद रखने की बात है कि न आते ही ये तय भी न बन जाएगा और शब्द बन गया जगन्नाथ। बाक जोड़ में ये पांचवा वर्ण है प वर्ग का म, और ये क वर्ग का पहला है। तो ये मैं जो है पांचवा होने से इसको पांचवा बना लेगा और शब्द बन गया वांगमय। क ख ग घ न आ गया, इस क का न बन गया, शब्द बन गया वांगमय। षठ ट वर्ग का पहला वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है का, तो ये पांचवा आ जाएगा। तो इसको भी अपने ही वर्ग में पांचवा वर्ण बना लेगा, अर्थात ट ठ ड ढ न बन जाएगा इसका, और षठ जोड़ मास का संधि शब्द बन गया षणमास। और इसी तरह से सीखिए अप जोड़ में, ये पांचवा वर्ण है, ये प का पहला वर्ण है, अतः ये मैं होने से पांचवा बना देगा, और ये अप में नहीं, अब शब्द बन जाएगा अम्बय। दो एक आधा एक पूरा में होते अम्मा शब्द बन जाएगा। तो ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम हुआ, जिसमें कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं है, सीधी सी बात है। पांचवा वर्ण हो तो पहले वाले प्रथम वर्ण को पांचवा वर्ण में बदल देगा, और कोई भी वर्ण उसके पहले है उसको अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देगा। तीसरा नियम, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन से आपने सीखा था आदि वर्ण जो हैं वो यदि आते हैं, यदि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आए तो मैं जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम जोड़कार अहंकार, ये मैं जो है ये अनुस्वार में बदल जाएगा,
शब्द बन गया अहंकार। सम जोड़ गम, संगम, ऐसे बहुत सारे शब्द आपके सामने आएंगे। इनका विच्छेद करना हो तो ध्यान रखिए। जहाँ अनुस्वार लगा है तो आप तुरंत समझ जाए अहंकार का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपको याद आना चाहिए कि अहम जोड़ कार, सम जोड़ गम, संगम। अब इसका यदि संधि विच्छेद आपसे कराए तो आप तुरंत चाहें सम जोड़ गम संगम, सम जोड़ गम बराबर संगम। फिर इसी तरह से आप कोई भी आपके सामने आता है सम जोड़ सार संसार, और इसके अगला नियम है कि मैं के बाद ये लव सह में से किसी वर्ण का मेल हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। मैं समाप्त हो जाए अनुस्वार काम में लेंगे, जैसे ऊपर वाले में भी ऐसा ही था और इसमें उससे मिलता जुलता है। जैसे समजोड़ योग संयोग, समजोड़ सार संसार, समजोड़ हार संहार। अब इन शब्दों का संहार संसार संयोग इनका आपसे संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए या पूछ लिया जाए तो याद रखिए ये सम मैं क्या सबसे बड़े हैं, सम से बड़े हैं सारे के सारे। इस शब्द को चाहे इस दो वर्णों को याद रखते हुए याद रख लीजिए कि जहाँ अनुस्वार है वहाँ सम का प्रयोग होगा। और पांचवा नियम है तय या द के बाद ल रहे। तय और द अपने आप में महत्वपूर्ण है, इनको सीखिए। तय या द के बाद में ल रहे तो तय या द ल में बदलेगा। जैसे तय या द के बाद ज या झ हो तो ज या झ में बदलेगा, और यदि तय या द के बाद स हो तो त या द च में बदलेगा। ये तीन तय और द के तीनों नियम एक साथ ही आप ध्यान में रखिए और इससे सीखिए। जैसे उत जोड़ लाश तो ये ल जो है इस उत को भी ल में बदल देगा, वो तीसरी वर्ण वाली बात आई। उल्लास, सत जोड़ जन, ये जय जो है ये इस तय को भी जय में बदल देगा और शब्द जुड़ेगा सज्जन। उत जोड़ श्वास, अब ये तय जो है छह में बदल के उच्छ्वास। उत जोड़ चारण, ये च है तो उत को भी च में बदल देगा और शब्द बन गया उच्चारण। और इससे अगला नियम है यदि तय या द के बाद है हो, व्यंजन संधि है इसलिए आप इसमें व्यंजनों का ध्यान रखिए। यदि तय या द के बाद है हो तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध, जैसे तत् जोड़ हित। अब यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, नियम है तय के बाद में तो इसका द हो जाएगा और है का ध होती है तद्धित, तद्धित शब्द बन गया इसका। उत जोड़ हार उद्धार, यानी इसका द और ध इसके नीचे आकर के उद्धार शब्द बन गया उद्धार। और इस तरह से हमने ये व्यंजन संधि के कुछ नियम सीखे। इसके बाद में कुछ बचे खुचे नियम व्यंजन संधि से समझ लीजिए। जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ होगा, अर्थात चच शब्द बोला जाएगा। जैसे परि जोड़ छेद बराबर परिच्छेद। और इसके बाद में आप अंतिम नियम इसका सीखिए। यदि री र स मूर्धन्य से के बाद कोई स्वर, कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण या ये व है में कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न हो जाएगा। न जो है वो न में बदल जाएगा। छोटी सी बात है, जैसे भरण भर जोड़ अन तो ये भरण नहीं रहेगा, ये न जो है न में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा भरण। राम जोड़ अयन, म के बाद में अ आया है तो ये हो जाएगा रामायण। प्र जोड़ मान प्रमाण। और इस तरह से ये व्यंजन संधि के नियमावली हमारे सामने आई, इनको आप ध्यान में रखते हुए उतार लें और याद करें। इसके बाद में हम बढ़ते हैं तीसरी स्वर वो संधि बची है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अपने आप में महत्व रखती है क्योंकि इसमें अंत में विसर्ग होते हैं तो प्राय करके विसर्ग का लोप होता है और लोप होते हुए कुछ 2, 4, 5 नियम हमारे सामने आएंगे जिनको आप ध्यान में रखिए। विसर्ग में संधि नियम, यदि विसर्ग के पहले अह
हो, बाद में अ आ हो तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा, जैसे अधय जोड़ भाग, अधोभाग। मन है जोड़ अनुकूल, मनोकूल। और बहुत सारे शब्द होते हैं। हाँ, विसर्ग में दूसरा नियम है, विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का कचट तप, इन वर्गों में से इन वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा ये लव्य व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, जैसे तपह प्लस बल और तपोबल, मन है प्लस बल मनोबल। और इसका अगला नियम है रय में बदलना, जैसे कोई विसर्ग हो और उसके आगे मैं हो, जैसे ज्योति प्लस मैं, ज्योतिर्मय। ये मैं के ऊपर ये अनुस्वार का रय बन गया। आयु प्लस वेद, आयुर्वेद। आशी, आशी है प्लस वचन, आशीर्वचन, ये रय बन गया। और नमः है विसर्ग है मैं के आगे ते, तो यहाँ ये विसर्ग का क्षय बन गया। इस तरह के नमस्ते और इन्हीं के साथ में हम अभ्यास करेंगे नियमित रूप से संधियों का। संधि अपने आप में पाठकों, दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे हम सामान्यतः किसी भी शब्द के टुकड़े करके, संधि करके और उसका सहज ही अर्थ ले लेते हैं। और भाषा में शब्द का अर्थ हमें अपने ही ज्ञान से संधि करते हुए प्राप्त कर रहे हैं, इससे बड़ी और चीज़ क्या है। इसलिए संधि के प्रत्येक पहलू के ऊपर हमने विचार किया, इसका अध्ययन किया। आप इनको समझते हुए याद करिए। नमस्कार।